नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं के 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाले यूपी टेट एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न रहेंगे हमारे 2011 से 2022 तक जो भी यूपी टेट एग्जाम हुई है उसमें संबंधित जो रचनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे एक साथ एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के हमारे हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। यहाँ पर तीन प्रश्न आपके लिए इसमें बन रहे हैं और इन तीनों प्रश्नों को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर हमारे उत्तर को टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा तुलसीदास हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ पर रामचरितमानस जो है ये कौन सी भाषा में है? तो अवधी भाषा में ये है, आपको ये भी इसमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रामचरितमानस एक काव्य है, महाकाव्य है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और इसकी भाषा को भी ध्यान रखना है। रचयिता को तो आप ध्यान में रखते ही हैं। तो चलिए पहला विकल्प हमारा उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर सूरदास जो थे ये किस भाषा के कवि थे? तो अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, हिंदी, खड़ी बोली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूरदास जो थे ये ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। सूरदास जी जो थे ये भक्तिकाल के कवि थे और इन्होंने सूर सागर नामक रचना भी इन्होंने दी है जो कि ब्रज भाषा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस, छंद, अलंकार या भाव को? तो यहाँ पर बात हो रही है काव्य की आत्मा की, और काव्य की आत्मा जो है वो मानी जाती है यहाँ पर रस। जी हाँ, आचार्य भरत मुनि जो थे उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा माना है और रस ही कविता को एक नया जीवन प्रदान करता है। तो उत्तर हो जाएगा रस। रामचंद्रिका जो है ये किसकी रचना है? केशवदास, तुलसीदास, कबीर या फिर है जायसी। तो यहाँ पर रामचंद्रिका जो है रचना ये है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास की। और देखिए केशवदास जो थे ये रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही उनकी जो रामचंद्रिका है वो राम कथा पर आधारित एक कृति है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गोदान उपन्यास के लेखक की बात की जाए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो देखिए गोदान जो है ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसकी रचयिता को तो आप सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। गोदान जो है ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है और इसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। आगे बात की जाए यहाँ पर साकेत किसका काव्य है? तो साकेत यहाँ पर सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है और इसमें एक प्रमुख पात्र है जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से यहाँ पर इसमें उभारा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत की बात की जाए यहाँ पर ये किस भाषा में लिखी गई? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, फारसी। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना थी वो अवधी भाषा में लिखी है और यहाँ पर जो पद्मावत है ये कृति जो है ये प्रेम व त्याग की गाथा के रूप में मानी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता यहाँ पर निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत या फिर है दिनकर। तो काफी महत्वपूर्ण रचना है कामायनी और इसके रचयिता जो है वो है जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, कामायनी एक छायावाद की प्रतिनिधि कृति है
और जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आगे बात की जाए हिंदी गद्य का आदिकालीन ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, फारसी बखान, फतवा ए जहांदारी। तो यहाँ पर फारसी बखान जो होगा ऑप्शन सी, ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि गद्य का जो विकास था वो बहुत बाद में हुआ है और प्रारंभिक गद्य ग्रंथों में फारसी बखान जो है वो प्रसिद्ध है। आगे बात की जाए वाणी की आत्मा किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सोच समझ कर भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। वाणी की आत्मा शब्द, व्याकरण, भाव, छंद, तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए शब्द। जी हाँ, शब्दों से ही वाणी का निर्माण होता है और बिना शब्दों के वाणी जो होती है वो अधूरी मानी जाती है। तो वाणी की आत्मा कहलाते हैं शब्द। कविता की आत्मा किसे कहा गया है? रस, भाव, कल्पना या फिर है अलंकार। तो देखिए, कविता की आत्मा, वैसे हम काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। कविता के अंदर रस की प्रमुखता होती है, परंतु एक जो कविता होती है वो, उसका सृजन जो होता है वो होता है कल्पना के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो कल्पना, क्योंकि कल्पना से ही कविता का सृजन होता है और इसीलिए कविता की आत्मा इसे कहा गया है। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? रीतिकाल, छायावाद, भक्तिकाल या फिर है आधुनिक काल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की यहाँ पर प्रमुख कवित्री रही हैं और ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। और एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, महादेवी वर्मा जो है इन्हें छायावाद की मीरा भी कहा जाता है। छायावाद की मीरा कौन है? तो छायावाद की मीरा है महादेवी वर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी एक प्रमुख कृति है जिसे यामा कहा जाता है। यामा किसकी कृति है? तो ये है महादेवी वर्मा की। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात की जाए भारत भारती किसकी रचना है? दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला या फिर है पंत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत भारती जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये जो भारत भारती है ये देश प्रेम व राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत एक कृति है। तो यहाँ पर भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाल गीत, वीररस की कविताएं, उपन्यास, कहानियां। तो आपने बचपन के अंदर एक कविता सुनी होगी, झांसी की रानी। जी हाँ, झांसी की रानी, जो कि वीर रस से संबंधित एक कविता है और इस कविता को भी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। तुलसीदास किस भक्ति के शाखा से जुड़े हुए थे? तो तुलसीदास यहाँ पर कौन सी भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे? निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, ज्ञान मार्ग या योग मार्ग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, सगुण शाखा, राम भक्ति से, क्योंकि तुलसीदास जो थे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, रस कितने माने जाते हैं? 6, 7, 8, 9। तो 9 इनके प्रकार जो होते हैं सामान्यतः हम पढ़ते ही हैं और प्रमुख प्रकार रस के जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। पर यदि कहीं पर प्रश्न आपसे 10 और 11 के लिए पूछा जाता है तो 10 नंबर का भी एक रस होता है जिसे हम वात्सल्य कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वात्सल्य जो होता है 10वां रस होता है और एक 11वां रस भी होता है जिसे भक्ति रस भी कहते हैं। तो कहीं पर 11वें रस से 10वें रस से संबंधित कोई बात पूछी जाए तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और सामान्य प्रकार हमारे जो है वो 9 प्रकार होते हैं। आगे बात की जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, पृथ्वीराज रासो, भारत भारती या फिर है रामचरितमानस। तो यहाँ पर बात की जाए हिंदी के प्रथम महाकाव्य की तो वो यहाँ पर रहेगा पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे बात की जाए निराला के असली नाम की तो निराला का असली नाम क्या है? रामकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय या रघुपति सहाय। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला का ही असली नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। रहीम किस युग के कवि थे? तो रहीम यहाँ पर भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद या फिर आधुनिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भक्तिकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न लेते हैं, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि, कवि गुरु, उपन्यास सम्राट या फिर गद्य सम्राट। तो यहाँ पर दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है, गोपाल दास नीरज
किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो गोपाल दास नीरज जो हैं ये यहाँ पर कहानी, नाटक, गीत या निबंध? तो बात की जाए, ये यहाँ पर हिंदी के एक श्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं और ये गीत की विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। अलंकार का अर्थ है, तो देखिए अलंकार का अर्थ क्या होता है? भाषा का श्रृंगार, कविता की आत्मा, व्याकरण का नियम या फिर गद्य का प्रकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलंकार जो होता है वो भाषा का श्रृंगार होता है और अलंकार जो होते हैं वो भाषा को शोभायमान बनते हैं, उसे श्रृंगारित करते हैं। ऑप्शन ए हमारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं? दूसरों का जीवन वृत्त या फिर स्वयं का जीवन वृत्त, देश का इतिहास, कविता का संग्रह? तो देखिए आत्मकथा, आत्म मतलब स्वयं की कथा, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं का जीवन वृत्त। तो यहाँ पर आत्मकथा में लेखक जो होते हैं वो अपने जीवन का वर्णन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। पद्य का विपरीत क्या होगा? गद्य, निबंध, व्याकरण या फिर भाषा? तो यहाँ पर पद्य का विपरीत होता है ऑप्शन ए, गद्य। जी हाँ, कविता पद्य कहलाती है जबकि साधारण भाषा में गद्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। रस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यहाँ पर आचार्य भरत मुनि, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास? तो यहाँ पर कह सकते हैं आचार्य भरत मुनि। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मुक्तक का क्या अर्थ होगा? स्वतंत्र कविता, गद्यांश, नाटक या फिर निबंध? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मुक्तक जो होती है ऐसी कविता होती है जो किसी महाकाव्य का भाग ना होती है, तो यहाँ पर स्वतंत्र होती है, उसे हम कहते हैं मुक्तक। तो स्वतंत्र कविता यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, कबीर किस भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर कबीर जो है वो राम भक्ति, सगुण, निर्गुण भक्ति या शिव भक्ति? तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा उत्तर। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गीतांजलि किसकी रचना है? दिनकर, नीरज, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर निराला? तो यहाँ पर कह सकते हैं गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है जो कि वर्ष 1913 में मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अभिनव गुप्त किस क्षेत्र से संबंधित हैं? व्याकरण, काव्य शास्त्र या चिकित्सा या फिर इतिहास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये काव्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं और इसी क्षेत्र से ये संबंधित हैं। अभिनव गुप्त रस और काव्य शास्त्र के महान आचार्य थे। पद्य और गद्य में मुख्य अंतर क्या है? तो पद्य और गद्य में मुख्य अंतर की बात की जाए तो यहाँ पर भाषा, छंद और लय, विषय, अलंकार। तो हम कह सकते हैं कि छंद और लय का एक प्रमुख अंतर होता है क्योंकि छंद और लय जो होते हैं वो पद्य का बंधन होता है, पद्य में इनका उपयोग जरूर होता है जबकि गद्य इनसे स्वतंत्र होता है। आगे बात की जाए, गीत किस विधा का अंग है? तो गीत यहाँ पर गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गीत जो है वो पद्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी? तो यहाँ पर बिल्कुल पहला ही विकल्प जो होगा प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, ये 4 छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं और इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ माना जाता है। आगे देखिए, रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो रस का स्थायी भाव मन की चंचलता, मूल भाव जो रस उत्पन्न करता है, भाषा की सुंदरता या फिर है अलंकार? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रस का जो स्थायी भाव होता है वो मूल भाव होता है जो रस उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर जब वीर रस की कविता सुनते हैं हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, तो उत्साह क्या है? ये वीर रस का ही एक स्थायी भाव है और ये भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, यही रस का एक स्थायी भाव होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। रीतिकाल में प्रमुख रूप से किसका वर्णन हुआ है? तो रीतिकाल के अंदर बात की जाए प्रमुख वर्णन की तो यहाँ पर भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, देशभक्ति या दर्शन? तो देखिए रीतिकाल जो है इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेम, नायिका भेद आदि का जो वर्णन है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी प्रेम और श्रृंगार यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, नैतिक शिक्षा या सभी?
तो बाल साहित्य में इन सभी चीजों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ज्ञानवर्धन भी होते हैं, मनोरंजक भी होते हैं, नैतिक शिक्षा से संबंधित भी बाल साहित्य होते हैं। आगे देखिए, कविता का हृदय किसे कहा जाता है? तो कविता का हृदय यहाँ पर हम कहते हैं अलंकार, रस, छंद या भाषा में से तो वो होता है रस। जी हाँ, रस जो होता है, क्योंकि कविता में ही रस जो होता है वो भावनात्मक हृदय होता है, जो पाठक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। निराला किस प्रकार की भाषा के लिए प्रसिद्ध है? तो निराला यहाँ पर संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या उर्दू? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। निराला ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। भक्ति काल के दो प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? तो यहाँ पर है सगुण और निर्गुण, काव्य और गद्य, रस और अलंकार या फिर नाटक और गीत? तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण जो हैं, ये भक्ति काल के दो प्रमुख प्रवाह जो हैं माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। रीति ग्रंथकार किस युग से जुड़े हुए हैं? तो रीति ग्रंथकार यहाँ पर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक युग या फिर छायावाद? तो देखिए, रीति ग्रंथकार, रीति ग्रंथकार जिन्होंने रीतिकाल में ग्रंथ लिखे, वो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको नाम मिल ही रहा है, तो ये रीतिकाल से ही संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। और रीतिकाल के जो हमारे प्रमुख कवि रहे हैं, इन्होंने रीतिकाल में कविताओं में अलंकार, रस, नायिका भेद आदि पर ही ग्रंथ लिखे, इसलिए इन्हें रीति ग्रंथकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, काव्य में कल्पना की भूमिका है। तो काव्य में कल्पना की क्या भूमिका होती है? कल्पना सौंदर्य को बढ़ाती है, रस उत्पत्ति करती है, या भावों को उड़ान देती है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए, कविता या काव्य जो होता है उसमें कल्पना का अपना ही महत्व होता है, जो कविता के सौंदर्य को में वृद्धि भी करती है, रस की उत्पत्ति भी करती है, भाव को उड़ान भी देती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, जिस पर हमने पहले बात की थी? गीतांजलि। कब मिला? 1913 में मिला। ये भी हमें ध्यान रखना है। लोकगीत किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो लोकगीत शास्त्रीय लोक साहित्य, उपन्यास या फिर है नाटक? तो देखिए, लोकगीत जो होते हैं, ये लोकगीत जनता की परंपरा और संस्कृति के गीत होते हैं जो पीढ़ियों से गाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए यहाँ पर लोक साहित्य के रूप में होंगे। ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। वीर गाथा काल के प्रमुख काव्य किस प्रकार के थे? प्रेम कथा, युद्ध कथा, भक्ति कथा, ज्ञान कथा? तो देखिए, वीर गाथा काल, वीरों की ही यहाँ पर गाथा जो है इस काल में हमें देखने को मिलेगी। तो वीर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो युद्ध कथाओं का वर्णन जो है वो हमें मिलता है वीर गाथा काल में। जी हाँ, वीर गाथा काल जो था, जहां पर रचनाओं में युद्ध, शौर्य, पराक्रम आदि का वर्णन प्रमुखता से हमें देखने को मिलता है। मुक्तक काव्य का उदाहरण है कवित्त, साकेत, कामायनी या फिर पद्मावत? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कवित्त जो होगा मुक्तक काव्य का यहाँ पर उदाहरण होगा। तो यहाँ पर जैसे कवित्त है, सवैया है, घनाक्षरी है आदि जो है ये मुक्तक काव्य के रूप हैं। आगे बात की जाए प्रेमचंद के वास्तविक नाम की, धनपत राय, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद, श्रीधर पाठक? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वो था धनपत राय। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, इस पर हमने बात की थी। झांसी की रानी जो बचपन में हमने खूब सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। वीर रस के स्थायी भाव की बात की जाए तो वीर रस जो होता है, जहां उत्साह होता है वहां? ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। पंत किस युग के कवि थे? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद या आधुनिक? तो यहां पर बात की जाए पंत किस युग के कवि थे, तो पंत यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवि हैं, और ये सुमित्रा नंदन पंत इनका पूरा नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गद्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो गद्य की आत्मा हम भाषा, व्याकरण, स्पष्टता या संक्षिप्तता? तो स्पष्टता
गद्य की सबसे बड़ी विशेषता होगी? ऑप्शन सी। रस का अर्थ है, तो रस का अर्थ स्वाद, आनंद, साहित्यिक भावानुभूति या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, हर प्रश्न का अपना एक मतलब होता है। जैसे यहाँ पर पूछा है रस का अर्थ, रस का अर्थ स्वाद भी हो सकता है, आनंद भी हो सकता है, साहित्यिक भावानुभूति भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी ही यहाँ पर हमारे लिए इसमें उत्तर होगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद किस शैली में निपुण थे? नाटक और कविता, निबंध और उपन्यास, व्याकरण और शब्दकोश, यात्रा, साहित्य। तो नाटक कविता के लिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक छायावादी कवि थे, और कवि के साथ साथ वो एक श्रेष्ठ नाटककार भी थे। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी यहाँ पर पंत प्रसाद निराला या फिर दिनकर। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक काव्य जो था वो रचा था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, दिनकर। रसखान किस भाषा के कवि थे? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो ये ब्रज, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। रसखान जो थे वो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति की ब्रज भाषा के कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो निबंध सम्राट, आधुनिक हिंदी के जनक, राष्ट्र कवि या फिर गद्य सम्राट। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इन्हें आधुनिक हिंदी के जनक के नाम से भी जाना जाता है, और ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण की भक्त थी। आगे, छायावाद का मुख्य आधार क्या है? तो छायावाद का मुख्य आधार रहस्यवाद और प्रकृति, श्रृंगार और प्रेम, दर्शन और भक्ति या फिर राजनीति। तो यहाँ पर रहस्यवाद और प्रकृति जो है वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि छायावाद में प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलेगा। पद्य और गद्य में कौन सा रूप दोनों में हो सकता है? नाटक, गीत, उपन्यास या कहानी। तो यहाँ पर पद्य और गद्य में कौन सा रूप दोनों में हो सकता है? तो वो हो सकता है नाटक में। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। कविता का सर्वोत्तम गुण है लयात्मकता, शब्दों की जटिलता, अलंकार या तुकबंदी। तो यहाँ पर बात की जाए कविता के सर्वोत्तम गुण की, तो वो होती है लयात्मकता। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कविता की लयात्मकता ही उसको आकर्षक और प्रभावी बनाती है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? भारत दुर्दशा, अंधा युग, चंद्रगुप्त, कर्ण घातक। तो भारत दुर्दशा जो है ऑप्शन ए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित एक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। आगे बात की जाए दोहा किस छंद का उदाहरण है? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद या अलंकारिक छंद। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, मात्रिक छंद। दोहा जो होता है जिसमें 24 मात्राओं वाला एक मात्रिक छंद होता है। निराला किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो निराला यहाँ पर रीतिकाल, छायावाद, आधुनिक, भक्तिकाल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निराला जो थे ये किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे छायावाद से। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा, और छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ भी माने जाते हैं। कविता की प्राणवायु यहाँ पर किसे कहते हैं? तो कविता की प्राणवायु हम कहेंगे रस, भाव, अलंकार या फिर है कल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविता की प्राणवायु जो होती है वो होती है कल्पना। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। बिना कल्पना की कविता का निर्माण जो है वो संभव नहीं होता। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज चौहान, चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर चंद्र बरदाई जो है इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई जो थी ये पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा है। आगे बात की जाए छायावाद का काल माना जाता है, तो छायावाद का काल कब से कब तक माना जाता है? 1800 से 1850, 1900 से 1918, 1918 से 1936 और 1940 से 1960। तो छायावाद जो है ये हिंदी साहित्य का एक प्रमुख युग है, जिसका काल 1918 से 1936 तक माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। रामविलास शर्मा किस विधा के विद्वान थे? कहानी, आलोचना, काव्य या नाटक।
तो यहां पर हम कह सकते हैं ये आलोचना ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। रामविलास शर्मा जो थे एक हिंदी आलोचना के एक प्रमुख विद्वान थे। आधुनिक हिंदी का कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का जनक निराला, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को आधुनिक हिंदी कविता का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम यहां पर क्या होगा? भारतेंदु। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? सुदामा चरित के रचयिता सूरदास, नंददास, घनानंद बिहारी। तो यहाँ पर नंददास, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। नंददास जो थे ये सूरदास के शिष्य थे और इन्होंने ही सुदामा चरित की रचना की है। गद्यकाल की शुरुआत जो है किस युग से होती है? तो गद्यकाल की शुरुआत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदु युग से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भारतेंदु युग। गद्य का जो व्यवस्थित विकास है वो भारतेंदु युग यानी कि आधुनिक काल से ही हुआ है। रसखान किस भक्त के कवि थे? राम, कृष्ण, शिव या फिर विष्णु? तो यहाँ पर रसखान जो थे वो कृष्ण भक्त के भक्त थे। रसखान जो थे ये मुस्लिम कवि थे, परंतु फिर भी ये कृष्ण भक्ति में लीन रहे हैं। अमृतलाल नागर किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो ये उपन्यास, कविता, आलोचना, नाटक। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा उपन्यास। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अमृतलाल नागर जो है हिंदी के प्रसिद्ध एक उपन्यासकार हैं। गीतिका किसे कहते हैं? लंबा काव्य, गद्य साहित्य, छोटी गीतात्मक कविता या फिर व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पर छोटी गीतात्मक कविता जो होती है वो गीतिका कहलाती है और गीतिका छोटी होती है लेकिन भावपूर्ण गीतात्मक कविता होती है। फणीश्वरनाथ रेणु किसके लिए प्रसिद्ध है? निबंध, कहानी और उपन्यास, नाटक या फिर है व्याकरण? तो यहाँ पर कहानी और उपन्यास के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। जो फणीश्वरनाथ रेणु है इन्हीं का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो आपने सुना होगा नाम। मैला आंचल जो है वो इन्होंने ही दिया है, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भक्ति काल को और हम किस नाम से जानते हैं? आदिकाल, रीतिकाल, संत काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर संत काल भी से कहा जाता है भक्ति काल को, क्योंकि इसमें संत कवियों की प्रधानता यहाँ पर रही थी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। कबीर की वाणी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो भजन, पदावली, साखी और दोहा, चौपाई। तो साखी और दोहा के रूप में कबीर की साखी आपने सुनी होगी और कबीर की जो वाणी है मुख्यतः साखी और दोहों के रूप में ही मिलती है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम यहाँ पर क्या रहेगा? भक्तिकाल, श्रृंगार काल, संत काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर बात की जाए रीतिकाल की, रीतिकाल जो है इसका दूसरा नाम होता है श्रृंगार काल। जी हाँ, यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता थी और इसी कारण से इसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सत्संग किस रस की प्रधानता है? हास्य, श्रृंगार, वीर या फिर है करुण? तो यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। बिहारी सत्संग जो है ये श्रृंगार रस प्रधान कृति है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2, 3, 4 या 5। तो इनकी जो आत्मकथा है इसके 4 खंड हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर। और एक और है, एक खंड और है जिसे कहा जाता है 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंड जो हैं ये इनकी आत्मकथा के ही खंड है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चारों खंडों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये एक खंड हुआ। नीड़ का निर्माण, फिर से नीड़ का निर्माण, फिर ये दूसरा हुआ। बसेरे से दूर तीसरा और 10 द्वार से सोपान तक ये चौथा।
आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना झांसी की रानी, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। कविता की परिभाषा, कविता वह है जिसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है, यह किसकी है? तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, निराला महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जो है, कविता की परिभाषा में भाव अभिव्यक्ति की प्रधानता यहाँ पर दी है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, छायावाद। तो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं आधुनिक काल से, और दिनकर जो हैं ये आधुनिक काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। काव्य पाठ का उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अंक लाना, भाव जगत का विकास, भाषा ज्ञान, या फिर है लेखन कला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काव्य पाठ का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारे भाव जगत का विकास करना। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए, भक्तिकालीन साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान का प्रसार, भक्ति और आध्यात्मिकता, राजनीति, या फिर व्यापार। तो भक्ति और आध्यात्मिकता ही यहाँ पर भक्तिकालीन साहित्य का उद्देश्य होता है, क्योंकि भक्तिकाल में ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक साधना का प्रचार प्रसार जो है वो हमें देखने को मिला है। आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है? तो आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो हमारे 1857 की क्रांति के बाद से जो साहित्यिक क्षेत्र है वही हमारे लिए आधुनिक काल माना जाता है। यहाँ पर 1857 ईस्वी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर छायावाद के 4 स्तंभ जो है प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कविता की भाषा कैसी होना चाहिए? तो कविता की भाषा कठिन और जटिल, या फिर अलंकारिक और भावपूर्ण, साधारण और रूखी, या केवल बोलचाल की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविता की जो हमारी भाषा होना चाहिए वो अलंकारिक के साथ साथ भावपूर्ण भी होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। गद्य का अर्थ है, तो गद्य का अर्थ क्या होता है? बंधन मुक्त भाषा, छंदबद्ध भाषा, मात्रिक भाषा, रसात्मक भाषा। तो बंधन मुक्त होती है गद्य, और पद्य जो होता है बंधन युक्त होता है, जिसमें लय और छंद की प्रमुखता होती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के यहाँ पर संपादक थे। देखिए, सरस्वती पत्रिका जो थी ये हिंदी नव जागरण की एक अग्रणी पत्रिका थी, और इसके संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने गद्य व साहित्य को एक नई दिशा जो थी वो प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, कामायनी किस प्रकार की रचना है? तो कामायनी यहाँ पर किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है, या फिर नाटक है? तो देखिए, कामायनी जो रचना है वो किस प्रकार की रचना होगी? तो वो एक महाकाव्य यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो है आधुनिक युग की एक मनोवैज्ञानिक महाकाव्य मानी जाती है। आगे देखिए, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, आस्ट्रिक, हिंदू यूरोपीय, या तिब्बती? हिंदू यूरोपीय, जिसे भारोपीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। हिंदी जो है ये इंडो आर्यन शाखा की भाषा है, जो हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। छायावाद का काल जो है ये कब से कब तक माना जाता है? तो छायावाद का जो काल है वो हम देख चुके हैं, 1918 से 1936 तक माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में रचा गया है, और तुलसीदास जी ने यहाँ पर इसे रचा है। चंद्रकांता उपन्यासकार कौन है? चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन। तो यहाँ पर देवकीनंदन खत्री जो चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं, और चंद्रकांता जो है ये हिंदी का एक पहला लोकप्रिय उपन्यास है जिसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। रामविलास शर्मा किस विधा के आलोचक माने जाते हैं? तो रामविलास शर्मा यहाँ पर आलोचना विधा के आलोचक माने जाते हैं।
आगे देखिए साकेत किसकी रचना है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं और जिसका एक प्रमुख पात्र है उर्मिला। यहाँ पर उर्मिला को केंद्र में रखकर साकेत जो है वो लिखा गया है। मधुशाला किसकी रचना है, निराला, पंत हरिवंश राय बच्चन या फिर है प्रसाद। तो हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला जो है इनकी रचना है और ये बच्चन जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय कृतियों में से एक मानी जाती है मधुशाला। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है ये किसने लिखा है, दिनकर, प्रसाद, गुप्त या फिर बच्चन। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र जो है वो लिखा है दिनकर जी ने और ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। कुरुक्षेत्र जो है ये गीता और महाभारत पर आधारित एक महाकाव्य है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये 1826 में, आपको ध्यान रखना है 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ये प्रकाशित किया गया था। कविता की आंख किस अलंकार को कहा जाता है, कविता की आंख हम रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। तो कविता की आंख जो है वो हम कहते हैं उपमा को। जी हाँ, उपमा अलंकार जो होता है इसे कविता की आंख कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तुलना के द्वारा सौंदर्य को प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। रश्मि रथी किसकी रचना है, ये बच्चन, दिनकर या गुप्त या प्रसाद। तो ऑप्शन बी होगा दिनकर जी की। दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी में कर्ण का जीवन जो है वो चित्रित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। भारतेंदु युग का समय जो है ये कब तक माना जाता है, तो यहाँ पर ये समय जो है 1850 से 1900 तक माना जाता है। आगे बात की जाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कवियत्री कौन थी, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम या फिर शिवानी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो थी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कवियत्री थी और इन्हें ये पुरस्कार जो था ये वर्ष 1956 में मिला था। हिंदी खड़ी बोली का विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ, तो बंगाल, ब्रज क्षेत्र, दिल्ली मेवात क्षेत्र या फिर मिथिला। तो दिल्ली मेवात क्षेत्र जो था यहाँ पर हिंदी की खड़ी बोली का विकास जो था दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। झांसी की रानी किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कई बार हम इसको देख चुके हैं। साहित्य का समाजशास्त्र किसकी कृति है, तो साहित्य का समाजशास्त्र यहाँ पर नगेंद्र रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नामवर सिंह, ये आलोचक नामवर सिंह, यह कृति जो है समाजशास्त्री अध्ययन पर आधारित है। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य की आत्मा कहते हैं हम यहाँ पर रस को। आगे देखिए, रामचरितमानस का आरंभ किस चौपाई से होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस का आरंभ जो होता है मंगलाचरण, वनगमन, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, तो वो होता है मंगलाचरण से। जी हाँ, सभी महाकाव्यों की भांति तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ मंगलाचरण से किया है। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है, तो गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र जो है वो होरी, गोधन, धनिया, गोपाल, वो है होरी। गोदान उपन्यास में किसान है होरी और होरी का जीवन संघर्ष केंद्र में है, यही इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। मानसरोवर जो है ये किसकी कहानी संग्रह है, प्रेमचंद, प्रसाद, पंत या फिर बच्चन। यहाँ पर ये प्रेमचंद की कहानी संग्रह जो है ये है, मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कविता क्या है और ग्रंथ किसका है, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर कविता क्या है, ग्रंथ किसका है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है कविता क्या है और हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण ये मानी जाती है।
साकेत का नायक कौन है? अब साकेत के नायक की बात की जाए तो लक्ष्मण, राम, उर्मिला, भरत। तो यहाँ पर उर्मिला जो है वो यहाँ पर साकेत की प्रमुख नायिका है, उर्मिला। चयनिका नामक ग्रंथ जो है ये किसका संग्रह है? तो चयनिका प्रेमचंद द्विवेदी, प्रसाद या महादेवी। तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का गद्य संग्रह जो है वो चयनिका है। अंधा युग जो है ये किसकी कृति है? धर्मवीर भारती, बच्चन, प्रसाद या पंत। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती की कृति है और धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध नाटक है जो अंधा युग के नाम से जाना जाता है और ये नाटक जो है ये महाभारत की कथा पर आधारित है। काव्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर भरत मुनि, भामा, आचार्य मम्मट या फिर कालिदास। तो काव्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं वो हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है जो हमने आज के इस वीडियो में लिए थे वो होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।